अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 10th क्लास की कंप्यूटर की बुक का प्रॉब्लम सॉल्विंग। थोड़ा सी इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग असल में होती क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग असल में हमारे पास एक टेक्निक का नाम है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम अपनी रियल लाइफ एंड कंप्यूटर लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वह किस तरह से करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब वो स्टेप्स कौन से हैं तो उसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, लेकिन हम ज़रा पहले ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हमने बात की है, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं हम। अच्छा, अगर आपको पता हो कि जो प्रॉब्लम आपके पास आई है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो फिर तो मसला ही नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन अगर पता हो कि इस प्रॉब्लम के लिए हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर हमें उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा स्टेप्स के अंदर और फिर हमें उसका कोई सलूशन मिलेगा, तो उसके लिए काफ़ी लंबा चक्कर जो सा वो हमें काटना पड़ता है। तो इस तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या इसको अच्छे तरीके से लेकर चलने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स मौजूद होते हैं। अब वो स्टेप्स कौन से हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है हमने सिर्फ उसको देखना है, हमने भी और कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखनी है कि हमारी ये स्टेटमेंट किस तरीके से चल सकती है आगे और हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसकी बेसिक सी एग्जांपल हम लेके चलते हैं और वो एग्जांपल ये है कि आपको एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेटर बनाने के लिए दिया जाता है। अब बेसिक कैलकुलेटर के अंदर कोई एडवांस फंक्शनैलिटीज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये तमाम 4 फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हमें चाहिए एक बेसिक कैलकुलेटर के अंदर। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लॉग की फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, एंटी लॉग की फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, हमें रेट एंगल्स फाइंड करने की फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए। तो ये सब वो चीज़ें जो एडवांस लेवल के ऊपर, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें चाहिए। तो हम अपनी प्रॉब्लम का जो फोकस है वो सिर्फ बेसिक चीज़ के ऊपर ही रखेंगे। ये था जी हमारे पास फर्स्ट स्टेप कि हमने सिर्फ बेसिक चीज़ों के ऊपर ही फोकस करना है अपना, और एडवांस चीज़ें जो उनसी हैं उनको साइड पे कर देना जिसका हमारे प्रोजेक्ट से या हमारी प्रॉब्लम से कोई लिंक नहीं है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने के लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, अब जो हमने कैलकुलेटर की एग्जांपल ली है इसी को आगे लेके चलते हैं। हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है 4 फंक्शनैलिटीज़ बेसिक, प्लस की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की और सब्ट्रैक्शन की। ये 4 फंक्शनैलिटीज़ हमको रिक्वायर्ड है, हमें और कोई फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि भी मुझे इसके अंदर एंटी लॉग की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दें, मुझे इसके अंदर लॉग की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दें, मुझे इसके अंदर एंगल्स फाइंड करने की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दें, तो वो हमारे स्कोप से बाहर चला जाता है। जब स्कोप से बाहर कोई चीज़ जाती है तो उसका बजट भी इंक्रीज़ हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है असल में वो तो एक बेसिक सी है, छोटी सी स्टेटमेंट है, तो हम उसको क्यों कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर जाएं, तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सेकंड स्टेप हमने देखा कि किस तरीके से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चंद स्टेप्स को या चंद रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस करना होगा। थर्ड स्टेप जो हमारे पास आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो है एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम का मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास आई है हम उसको ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉल स्टेप्स के अंदर। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपने मैथ्स के अंदर डिवाइड एंड कंकर रूल पढ़ा होगा। ठीक है, कंप्यूटर की सेंस में इसको हम टॉप डाउन डिज़ाइन भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आती है, बड़ी स्टेटमेंट हमारे पास आती है, हम उसको उसके स्मॉल सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं और बजाय इसके कि हम एक कंप्लीट स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करें, हम उसके छोटे छोटे सेक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं और उनको सॉल्व करके अगेन उसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी हमारे पास एक टॉप डाउन डिज़ाइन का स्टेप। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, वो ये कि क्या हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम उसको छोटे सेक्शन में डिवाइड करें, कि ये तो नहीं है कि बेसिक सी स्टेटमेंट है और हम उसे एक बेसिक स्टेटमेंट को ही मज़ीद स्मॉल स्टेप्स के अंदर डिवाइड करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं।
सेकंड जो हम इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है क्या इसका कोई सोल्यूशन मौजूद है, अगर मौजूद है तो कौन सा सोल्यूशन मौजूद है और कितने सोल्यूशंस मौजूद हैं, और फिर उन सोल्यूशंस में से कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है जो कि हम अपनी प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है इसको हम कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर तो कर सकते हैं तो उसके लिए फिर कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, कौन से प्रोसेसेस होंगे, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो हम अलग से फिर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चंस थे तो जो हमारे पास अपनी प्रॉब्लम को एनालाइजेशन के दौरान देखने पड़ते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ये दोनों इकट्ठे होते हैं अलग वर्ड्स लेकिन ये इकट्ठे काम करते हैं। किस तरह से अभी हम देखते हैं। तो एल्गोरिथम असल में हमारे पास क्या होता है, ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम पेपर के ऊपर लिख लेते हैं कोई भी फ्लो चार्ट या प्रोग्राम लिखने से पहले। ठीक हो गया। अब ये जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के साथ हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं डेस्क चेकिंग। अब डेस्क चेकिंग टेक्निक में होता क्या है, इस टेक्निक के अंदर होता ये है कि जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं पेपर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर नहीं, ठीक है, एल्गोरिथम जो है वो कंप्यूटर पे हम नहीं लिखेंगे, हम इसको पेपर पे नोट डाउन करेंगे। हम तमाम स्टेप्स जो हमने एक प्रोग्राम या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखने हैं वो हम पेपर पे सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। ठीक है जी। अब पेपर पे जब हम इन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे तो हम फिर इन चीज़ों को टेस्ट भी करेंगे। टेस्ट इस तरीके से करेंगे कि हमने देखना होगा कि जो स्टेप्स हमने लिखे हैं हम इनको एक स्मॉल टेस्ट डेटा देंगे। स्मॉल टेस्ट डेटा से मुराद है कोई भी रैंडम डेटा हम उसको देंगे चेक करने के लिए कि क्या ये वही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जो हमें चाहिए। अगर तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता वो वाला जो हमें चाहिए तो हम फिर अगेन एल्गोरिथम को चेक करेंगे, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके ज़रा आगे डिटेल में एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है जी। जब हमारे पास एल्गोरिथम लिखा तो मैंने आपको यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया था पहले, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब हम वो कंप्यूटर को देते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके दे देता है। अब वो इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखेंगे वो हम फिर प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और देन हम उसको फिर आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी, होप सो आपको एल्गोरिथम की समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आता है जी फ्लो चार्ट। जब हमने एल्गोरिथम लिख लिया है तो एल्गोरिथम को अब पिक्चर्स की फॉर्म के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना होता है। उस पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लो चार्ट्स में असल में क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, हम उन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोसेसेस को, इनपुट आउटपुट्स को, डिसीजंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि हमने अपने एल्गोरिथम के अंदर लिखे होते हैं। ठीक है, हमने एल्गोरिथम वाला काम ही फ्लो चार्ट में करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एल्गोरिथम के अंदर हमने एक स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखा होगा, जबकि फ्लो चार्ट के अंदर हमने उसको पिक्चर्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है कि कौन से स्टेप पे क्या काम हो रहा है, तो वो हम फ्लो चार्ट के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। जब ये हमारे पास 4 स्टेप्स हो जाते हैं तो इसके बाद हमारे पास 5वां स्टेप आता है, वो है जी कोडिंग या राइटिंग द प्रोग्राम। तो राइटिंग द प्रोग्राम का मतलब है कि हमें पहले देखा कि प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम की मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई जिसमें ये था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर वो सॉल्व करके हमें दे देता है। तो ये था जी हमारे पास एक प्रोग्राम की डेफिनेशन। लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देंगे सॉल्व करने के लिए वो किस तरह की होंगी, उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग से मुराद कोई कंप्यूटर लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। आपने 9th क्लास के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ी थी, C++, कोबाल, फोर्टान, विजुअल बेसिक। ठीक है, तो ये सारी आपने लैंग्वेजेस पढ़ी थी। हम उन लैंग्वेजेस में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और देन फिर हम उस लैंग्वेज के अंदर अपनी प्रॉब्लम के लिए स्टेटमेंट्स को लिखेंगे और देन हम उसको फिर आगे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसका एक सिंटैक्स लाजमी होता है, हमें उस सिंटैक्स को फॉलो करना होता है। अगर हम उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो लैंग्वेज प्रॉपर काम नहीं करेगी।
इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि हम इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में अगर मैं उर्दू का वर्ड बोलना शुरू कर दूँ तो आपको तो कहेंगे यार आप या तो उर्दू बोल लें या तो इंग्लिश बोल लें, ये दोनों कंपेटिबल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। तो आपको एक लैंग्वेज में रहते हुए कंप्लीट उसी लैंग्वेज पे काम करना होता है। तो वो जो आप वर्ड्स लिखते हैं उसी लैंग्वेज के अंदर, जिसका मतलब वो सिर्फ लैंग्वेज ही समझती है, उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का, वो है टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम। टेस्टिंग एंड डिबगिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हमने किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोग्राम लिख लिया है तो अब हमने उसको टेस्ट करना है ताकि हम इसमें से मिस्टेक्स को बाहर निकाल सकें, उनको करेक्ट कर सकें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं डिबगिंग। डिबगिंग असल में क्या है? तो डिबगिंग इज अ प्रोसेस टू फाइंड एंड रिमूविंग द एरर। हमने अपने प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड करना है और उनको रिमूव करना है या उनको फिक्स करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिबगिंग, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब हम डिबगिंग की बात कर ली तो डिबगिंग के दौरान हमने बात की एरर्स की, बग्स की। अब ये एरर और बग्स क्या होते हैं? ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ठीक है। सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। ये 3 तरह के हमारे पास एरर्स आते हैं। तो हम इन एरर्स को ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामेटिकल कोड होता है जिसको अगर फॉलो ना किया जाए तो वो लैंग्वेज सही से काम नहीं करती, ठीक है जी। अब होता उसमें ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो आपको उसी सिंटैक्स में के बाउंड होते हैं। अगर आप उस सिंटैक्स से आउट होंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम नहीं करेगी। लेट्स सपोज आपने फॉर लूप का शायद नाम सुना होगा, वाइल वेंड लूप का नाम सुना होगा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है जी। किसी लैंग्वेज के अंदर फॉर का एफ कैपिटल एक्सेप्ट किया जाता है, कहीं पे ये स्मॉल एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम C++ के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पे फॉर का जो एफ वाला वर्ड है उसको हम कैपिटल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैंने उसको गलती से स्मॉल में लिख दिया है, तो वो लैंग्वेज मुझको एरर दे देगी कि ये जो FOR स्मॉल के अंदर है मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है, मुझे सही से समझाएं। तो वो वर्ड जो है हमारे पास आउट ऑफ दी सिंटैक्स हो जाता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट नहीं करेगी। ये इस तरह के एरर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर्स। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरर आता है वो है हमारे पास रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स का मतलब है कि जब हमने कोई प्रोग्राम लिखा और उसको जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया उस दौरान कोई एरर अगर आता है तो हम उसको बोलते हैं ये रन टाइम एरर्स है। इसकी आम से एग्जांपल है डिवाइड बाय ज़ीरो की, डिवीजन बाय ज़ीरो कह लें इसे, ठीक है। आप कोई भी नंबर है उसको 0 से डिवाइड कर दें तो आपके पास एक इनवैलिड स्टेटमेंट का एरर आपके कंप्यूटर के ऊपर लिखा नज़र आता है या कैलकुलेटर पे लिखा नज़र आता है। अब वो चीज़ होती है कि ये एरर आपको तब आया है जब आपने इक्वल टू का सिंबल प्रेस किया, आपने नंबर लिखा, डिवीजन का सिंबल डाला और उसके बाद 0 लिखा, आपको कोई एरर नहीं आया। लेकिन जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, कैलकुलेटर ने उस एक स्टेटमेंट को अपने पास रीड करना शुरू किया, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने एग्जीक्यूशन की उसने देखा ये चीज़ जो उनसे ये इलॉजिकल है, ये चीज़ रॉन्ग है, तो उसने आपको एक इनवैलिड स्टेटमेंट का एरर दे दिया, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एरर जो रन टाइम के तौर पे हमारे पास आते हैं हम उनको बोलते हैं रन टाइम एरर्स। इसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म आ जाती है या थर्ड जो हमारे पास शक्ल आती है एरर्स की वो है जी लॉजिकल एरर्स। अब ये लॉजिकल एरर्स होते क्या हैं? ये लॉजिकल एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो कि रॉन्ग लॉजिक की वजह से फॉलो होते हैं। मिसाल के तौर पे 2 + 2 = 4 होता है लेकिन मैंने 2 + 2 = 5 कर दिया, ये एक इनलॉजिकल बात है, नहीं होता है ऐसे, ठीक है। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे ये लाइन लिखनी थी 2 + 2 = 4 लेकिन मैंने उसको गलती से 2 + 2 = 5 कर दिया और मुझे पता नहीं चला और मैं आगे चला जाता हूँ, नेक्स्ट बाकी स्टेटमेंट्स लिखता हूँ और उसके बाद जब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास वो प्रॉब्लम का रिजल्ट वो नहीं आया जो मुझे चाहिए था। एक नंबर ऊपर नीचे हो रहा था, मैं कहता हूँ ये नंबर ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो एग्जीक्यूट हुई है, मैंने स्टेटमेंट्स लिखी, सिंटैक्स एरर नहीं आया, उसने उसको रन किया,
रन टाइम एरर नहीं आया, उसने उसकी आउटपुट भी दे दी लेकिन आउटपुट गलत दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकल एरर्स ऐसे एरर्स हैं, इतने खतरनाक होते हैं ये कि कंप्यूटर इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये डिटेक्ट सिर्फ वो प्रोग्रामर ही कर सकता है जिसको पता होता है कि मेरे पास आउटपुट क्या आनी थी लेकिन आई नहीं। तो वो क्या करेगा, उस स्टेप पे जाएगा जहाँ पे उसे लगता है कि उसने कोई गलती की है, तो वहाँ जाके उसको वो देखेगा 2 + 2 = 5 जो है उसको फोर करेगा और बाकी कैलकुलेशंस को दोबारा सेट करेगा और सेट करने के बाद उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके पास एक करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि उसे चाहिए था। ठीक है, तो ये इस तरह के एरर जो होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं फाइंड करना और उनको रिमूव करना। ओके जी, ये था जी हमारे पास अब तक 6 स्टेप्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं जो कि हैं हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि जब हमने कोडिंग कर ली, हमने उसमें से एरर्स को निकाल लिया, फाइंड कर लिया, सॉल्व कर लिया, अब हमने उसको सिस्टम को रियल इन्वायरमेंट के अंदर रख देना है ताकि बाकी लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकें। इसके एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं कि मोबाइल फ़ोन बनते ही आपके पास नहीं आ जाते। वो मोबाइल फ़ोन्स पहले बहुत जगहों पे टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट करने के बाद उसमें जो एरर्स आते हैं उनको फिक्स किया जाता है और उसके बाद वो आपके पास मार्केट में आते हैं ताकि आप उसको परचेज़ कर सकें। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम की कि हम उसको एरर्स को फाइंड करते हैं, फिक्स करते हैं और उसको रियल इन्वायरमेंट के अंदर लेकर आते हैं ताकि हम उसको सही से काम ले सकें। उसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट फेज वो है मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन। मेंटेनेंस अपग्रेडेशन का मतलब है कि जो प्रोग्राम हमने लिख लिया है उसको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड भी करें टाइम टू टाइम ताकि वो बाकी लोगों के लिए चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको सॉल्व कर सके। इसकी एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन्स ही हैं जो हमने पहले डिस्कस की कि पहले ज़मानों के अंदर आपके पास जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे वो इसमें स्मार्टफोन्स नहीं थे, वो बेसिक फ़ोन थे आपके, नोकिया के छोटे छोटे फ़ोन थे, उनके अंदर आप ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन थी, आप कोई ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, ज़्यादातर मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स ही होती थी या इक्का दुक्का कोई गेम्स होती थी। लेकिन आज के दौर के जो फ़ोन्स हैं हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, उनमें देखें क्या कुछ नहीं हो सकता, वो मिनी कंप्यूटर है समझ लें, आपके पास आपके पॉकेट में पड़े होते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो चीज़ें अपग्रेड हुई हैं तो हमें सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ा है। मेन फंक्शनैलिटी उनकी वही रहती है। असल मेन फंक्शनैलिटी मोबाइल फ़ोन की क्या है, फ़ोन करवाना, फ़ोन रिसीव करना, मैसेज सेंड करना, मैसेजेस रिसीव करना। बाकी जो फंक्शनैलिटीज़ है इसके अंदर गेम्स वगैरह की, ये एडिशनल चीज़ें हैं जो कि हमने बाद में ऐड की हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है जी, अब लास्ट स्टेप जो हमारे पास इसमें आ जाता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि जो कुछ हमने किया अब तक, हमने इन्वेस्टिगेशन की, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, हमने उसकी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिक किया, उसके बाद हमने उसके प्रॉब्लम को एनालाइज किया, हमने एल्गोरिथम लिखा, फ्लो चार्ट लिखा एंड सो ऑन, अपग्रेडेशन तक जो कुछ भी हमने किया हमने उसकी तमाम डिटेल डिस्क्रिप्शन एक डॉक्यूमेंट के अंदर के फॉर्म के अंदर लिखनी है, पेपर के फॉर्म के अंदर उसको लिखना है, उसमें सब कुछ हमने लिखना है, डिटेल में लिखना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एक बंदा जिसने सिस्टम बनाया था वो छोड़ के चला जाता है कंपनी, कोई नेक्स्ट बंदा आता है उसकी जगह पे, तो उसके लिए ज़रा आसानी होती है कि फर्स्ट पर्सन ने कौन सी जगह पे क्या काम किया है, उसके लिए उस चीज़ को ढूंढना और फिक्स करना आसान होता है। तो स्टूडेंट्स ये था जी हमारे पहला टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में। होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।